फ्रेंड्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक में स्ट्रैटेजी के बारे में आरपीयू। और इससे पहले वीडियो उसमें हमने बात की थी मोटिवेशन के बारे में और लीडरशिप के बारे में कि किस तरह से जो है व्यक्ति को एक समूह को जहाँ पर भी प्रसार कार्यक्रम किया जा रहा है, जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है, वहाँ पर जो समूह है लोगों का, व्यक्तियों का, तो उसमें किस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जा सकता है, उनको प्रेरित किया जा सकता है और उनका नेतृत्व किया जा सकता है। और उस नेतृत्व यानी कि वो नेतृत्व जो है वो किस व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसका चुनाव किस तरह से होता है। तो ये सभी टॉपिक हमने जो है इससे पहले वीडियोज़ में कवर किए थे। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, स्ट्रैटेजी को अगर हम सीधे शब्दों में बात करें, सरल शब्दों में, तो एक तरह से कोई भी कार्य करने की एक रूपरेखा, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो एक रूपरेखा बनाई जाती है, उसके लिए जो योजना बनाई जाती है, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, डिसीज़न होते हैं, वो स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एक आव्यूह बनाई जाती है, एक रचना बनाई जाती है। तो शिक्षण कार्य में प्रस्तुतिकरण प्रभावी हो, इसके लिए शिक्षण विधियों प्रविधियों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले की जो भी टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे कि श्रव्य दृश्य साधन है, और भी जैसे कि कई तरह के चार्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, साथ ही फाइल्स हैं या फिर फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। और इस तरह के कई तरह के जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जो कि शिक्षण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनसे जो प्रस्तुतिकरण होता है वो प्रभावी हो जाता है। या प्रोजेक्टर है, तो शिक्षा का स्वरूप काफ़ी हद तक परिवर्तित भी हो गया है। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण आव्यूह का प्रयोग किया जाता है। आव्यूह शब्द सेना से लिया गया है, ठीक है। जिस प्रकार एक सेना नायक अपने लक्ष्य को भेदने के लिए एक आव्यूह का प्रयोग करता है, उसी प्रकार शिक्षक अपने शिक्षण कार्य का सेनापति होता है और वह शिक्षण का उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही आव्यूह का प्रयोग करता है। और शिक्षण की जो प्रभाविकता का आकलन जो होता है उद्देश्य की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है कि जो उद्देश्य था शिक्षक का, कि जो शिक्षण कार्य में उसने जो यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ किए, शिक्षण सामग्री यूज़ की, जो आव्यूह उसने बनाया था, जो रूपरेखा बनाई थी, तो उससे कहाँ तक उद्देश्य की प्राप्ति हुई। और साथ ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना भी होता है। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो होता है वो आव्यूह का प्रयोग किया जाता है। तो आव्यूह के बारे में हमने पढ़ा कि एक तरह की रूपरेखा होती है, सरल रूपरेखा बनाना, एक रचना बनाना किसी भी कार्य को करने के लिए। लेकिन यहाँ हम जो आव्यूह का शब्द है वो एक शिक्षण कार्य में, प्रसार प्रशिक्षण कार्य में इसका क्या महत्व होता है। प्राचीन काल से ही शिक्षण में प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षण पर विधियों का प्रयोग किया जाता रहा और शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। परंतु आज विज्ञान में, तकनीकी के युग में शिक्षण कार्य सफल नहीं रह गया है, जिसमें केवल शिक्षण विधियों में वह श्रव्य दृश्य साधनों में ही काम चल जाता है और अपितु शिक्षण क्रियाएं कुछ मुख्य तत्वों से प्रभावित भी होती हैं। जैसे कि शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, अधिकारों के प्रकार हैं, छात्रों की अभिवृत्ति एवं योग्यता है, छात्रों का पूर्ण व्यवहार, तो ये भी काफ़ी हद तक जो होता है वो प्रभावित करता है। और शिक्षण के उद्देश्य जैसे कि अधिकारों के प्रकार, छात्रों की अभिवृत्ति और योग्यता, छात्रों का पूर्ण व्यवहार, यानी कि ये सब चीज़ें भी एक तरह से शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन और टीचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें बच्चों कि क्या मीनिंग और डेफिनेशन है स्ट्रैटेजी की, कि स्टोनस और गॉरिस के अनुसार शिक्षण आव्यूह जो है पाठ योजना का एक सामान्यकृत रूप होता है। यानी कि कोई भी पाठ योजना है, कोई भी लेसन प्लान करना है तो उसका एक थोड़ा सा सिंपल फॉर्म क्या होती है उसकी, ठीक है, उसको सामान्यकृत रूप उसका, और उसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित होती है। आव्यूह की रूपरेखा को प्रयुक्त करने के लिए युक्तियों की भी योजना तैयार की जाती है और पाठ योजना की आव्यूह प्रस्थ पाठ्यक्रम का ही एक अंग मानी जाती है। यानी कि एक तरह से जो भी एक टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि अगर कोई भी शिक्षक है तो जो पाठ योजना होती है, जो भी लेसन प्लान होते हैं, उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं तो उनकी वो एक रूपरेखा बनाता है, उसको सामान्य रूप देता है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग टॉपिक्स को वो अलग अलग सेक्शन में उनको पूरा करता है। तो यही एक तरह से स्ट्रैटेजी होती है कि वो किस तरह से एक पाठ योजना की जो भी उसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए गए हैं, जो भी कंटेंट दिए गए हैं, जो विषय वस्तु दी गई है,
तो उसके लिए वो किस तरह से उसको सामान्यकृत रूप में उसको जो है वो शिक्षा जो है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेगा। साथ ही शिक्षण आव्यूह की योजना शिक्षण के प्रस्तुतिकरण से पहले तैयार की जाती है, परंतु शिक्षक के प्रस्तुतिकरण के समय जो अनुभव उसको प्राप्त होते हैं उनके आधार पर वह भावी शिक्षण आव्यूह के लिए सोचता और निर्णय भी लेता है। यानी कि एक तरह से शिक्षण आव्यूह की जो योजना होती है वो शिक्षण के प्रस्तुतिकरण से पहले ही तैयार कर ली जाती है। यानी कि प्रेजेंटेशन कि अगर कोई भी शिक्षक है वो कक्षा में जाकर क्लासरूम में जाकर अपनी प्रेजेंटेशन देगा तो इसके लिए वो पहले से ही उसके लिए एक जो है अपनी जो प्लानिंग है वो अपना जो लेसन प्लान है वो पहले से तैयार करता है, तो वो एक तरह की आव्यूह कहलाती है, शिक्षण आव्यूह योजना कहलाती है। और साथ ही जो उनको उस समय प्रस्तुतिकरण से जो उस समय उसको जो अनुभव मिले कि आगे और किस तरह से इसमें जो है सुधार लाया जा सकता है, और जो अनुभव उसको प्राप्त हुए कि और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसको इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, तो वो भी वह भावी शिक्षण आव्यूह के लिए वो आगे सोचता है। साथ ही टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें बच्चों, तो टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी के अंतर्गत प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह पढ़ते हैं हम सबसे पहले कि प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह यह एक परंपरागत रचना होती है। ठीक है, पाठ्य वस्तु का निर्धारण शिक्षक के द्वारा किया जाता है और छात्रों के मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। यह अधिकतर शिक्षक केंद्रित होती है, यानी कि शिक्षक केंद्रित होती है कि ताकि जो है शिक्षक जो है पाठ्य योजना के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के निर्धारण के आधार पर जो है अपने लेसन प्लान तैयार करता है, और यह अधिकतर शिक्षक जिनमें छात्रों की क्षमताओं, अभिरुचि और योग्यताओं को महत्व नहीं दिया जाता है। क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित है तो इसलिए इसमें छात्रों की क्षमताओं, अभिरुचि और योग्यताओं को महत्व नहीं दिया जाता, और शिक्षण व्यवस्था स्मृति स्तर पर ही आधारित होती है। तो कक्षा शिक्षण में शिक्षक क्रियाशील रहता है, इसमें रचनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है और छात्राओं को शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता उसमें नहीं दी जाती। यानी कि ऑप्शनल होता है कि जिसको भी यानी कि लेक्चर लेना है, जिसको भी जो है शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेना है तो उसमें उनको स्वतंत्रता दी जाती है, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होती है कि उनको जो है शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेना ही लेना है। तो एक तरह से जो प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह रचना होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है। तो इसमें काफ़ी हद तक जो है एक तरह से जो सीखने वाले हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो उनको वो निष्क्रिय होते हैं, यानी कि उनके जो है जहाँ तक उनकी सीखने की अधिगम की जो महत्व होता है वो इसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, जबकि जो किसी भी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो छात्रों के मानसिक विकास पर बल दे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो उनकी क्षमता, उनकी अभिरुचि, उनकी योग्यता को जो है बढ़ावा उनको का विकास करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो अधिगम कर सकें। और यह आव्यूह इस प्रकार है, जैसे कि अब प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह के अंतर्गत बच्चों कौन कौन से आते हैं, जैसे कि लेक्चर है, लेसन डेमोन्स्ट्रेशन है, ट्यूशन है और मास्टरी लर्निंग स्ट्रैटेजी है। यानी कि एक तरह से जो लेक्चर और लेसन डेमोन्स्ट्रेशन और ट्यूशन मास्टरी लर्निंग स्ट्रैटेजी होती है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक है वो क्लास में रूम में खड़े होकर, कक्षा में खड़े होकर वो लेक्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब वो जो लेक्चर है या लेसन डेमोन्स्ट्रेशन है या जो भी ट्यूशन है उसमें जब वो किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है तो वो इसी तरह से अपने उसको व्याख्यान, यानी कि उसको जो भी टॉपिक है उस पर वो उसको व्याख्यान देता है। अब वो बात अलग है कि उसके बोलने, उसके जो वो बोलता है या व्याख्यान देता है, लेक्चर देता है, तो उससे कितने बच्चे इम्प्रेस होते हैं, वो कितना इफ़ेक्टिव है उसका व्याख्यान, वो कितने बच्चों को समझ में आया है नहीं आया है, क्या जैसे कि वही है कि कितने उस कॉन्सेप्ट को जाना, अधिगम किया उसको। ठीक है, तो एक तरह से प्रभुत्ववादी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह। देखिए, प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह के द्वारा भावनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। इसमें छात्र व शिक्षक की अंतः प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है और शिक्षण प्रक्रिया में दोनों को समान रूप से अवसर भी दिए जाते हैं। छात्रों की भावनाओं, रुचियों, मूल्यों तथा क्षमताओं का उसमें ध्यान रखा जाता है और इसके द्वारा सामूहिक विकास का प्रयास भी उसमें किया जाता है। इस प्रकार की आव्यूह को छात्र केंद्रित मानते हैं और उसमें जो है सर्वात्मक जो होते हैं भावनाओं का विकास को विशेष अवसर दिए जाते हैं। तो एक तरह से जो प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह होती है वो एक तरह से देखा जाए तो छात्र और शिक्षक के बीच में अंतः प्रक्रिया होती है
जिसके कारण जो लेसन प्लान है, जो भी व्यू है, यानी कि जो भी कंटेंट है या विषय वस्तु है, वो एक तरह से जो छात्रों को वो क्लियर हो जाती है और साथ ही वो छात्र केंद्रित होती है। यानी कि एक तरह से पूरा इसमें जो प्रयास किया जाता है अंत्यक्रिया प्रक्रिया के माध्यम से ज़्यादा जो छात्र हैं वो उसको अधिगम कर सकें, टॉपिक को समझ सकें, विषय वस्तु को समझ सकें। प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बच्चों? क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी होती है। यानी कि क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी के अंतर्गत की एक जो भी है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की जो स्ट्रैटेजी एक क्वेश्चनरी तैयार की जाती है और फिर जब लेसन प्लान हो जाता है, ठीक है, उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन किए जाते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो इससे पता चलता है कि जब बच्चा आंसर देता है कि उसको वो टॉपिक कितना क्लियर हुआ, कितना उसको समझ में आया, कि उससे रिलेटेड वो आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। रोल प्लानिंग, ग्रुप डिस्कशन और परफेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी, असाइनमेंट्स और डिस्कवरी। तो एक तरह से ये सारे जो टॉपिक्स हैं प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह के अंतर्गत जो आते हैं कि ग्रुप डिस्कशन है, कि ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जो होता है वो काफ़ी हद तक टॉपिक को, किसी भी टॉपिक पे अगर छात्र जो है ग्रुप डिस्कशन करते हैं या टीचर और शिक्षक और छात्र दोनों डिस्कशन करते हैं, तो इससे वो जो टॉपिक है वो छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। साथ ही असाइनमेंट की, उस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट अगर स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं तो इससे भी जो होता है शिक्षण आव्यूह इफ़ेक्टिव होती है। साथ ही डिस्कवरी की, उससे रिलेटेड जो है बच्चों को वही अपना असाइनमेंट्स दिए जाएँ, प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ, ताकि जो लेसन प्लान है वो उससे रिलेटेड बच्चा जो है वो अपने आप जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के द्वारा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो गर्ल्स, आज हमने बात की स्ट्रैटेजी के बारे में, टीचिंग स्ट्रैटेजी, जो कि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और किसी भी टीचिंग स्ट्रैटेजी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।